हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताऊंगा। वैसे तो आप सबको पता होगा कि मैंने ना सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियो बना दी थी सिलेबस के ऊपर। बस आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो बताना रहता था। तो आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताऊंगा। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना, ये जो मैं सिलेबस बताने वाला हूँ ये आपका कोर्स ए का सिलेबस है। वैसे तो मैक्सिमम बच्चों के पास कोर्स ए ही होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना कि आपका कोर्स कौन सा है। तो ये जो वीडियो है ये आपके कोर्स ए के बच्चों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मैं सिलेबस बताने वाला हूं ये आपका 2022 से 2023 वाला जो सेशन है उन बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे अभी अप्रैल 2022 के अंदर 9th क्लास से 10th क्लास में गए हैं ना, उन बच्चों का मैं सिलेबस बताने वाला हूं। जो बच्चे अभी अप्रैल के अंदर 10th का पेपर देंगे उनका सिलेबस नहीं है। वैसे जो बच्चे अभी पेपर देने वाले हैं वो तो सिलेबस को देख के करेंगे क्या, क्योंकि उनके तो पेपर ही आ गए ना, तो उनका तो सिलेबस सारा कवर हो चुका होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने ना सीबीएसई का जो सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है वो देखा था और मेरे को ना बिल्कुल भी समझ नहीं आया यार, इतना कंफ्यूजिंग लगा मेरे को। और जब मेरे को समझ नहीं आया तो मेरे को ऐसा लगा यार बच्चों को तो और भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना। पता नहीं गद्यांश काव्यांश ऐसे ऐसे लिखे हुए थे वर्ड्स। लेकिन आज मैं आपके लिए ना बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सिलेबस बताने वाला हूँ। जैसे चैप्टर पोएम इस भाषा में बताऊंगा, ऐसे गद्यांश काव्यांश ऐसी भाषा में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना वो जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं मेरे को। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिलेबस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि आपका पेपर किस तरीके से होगा। आपको पता है पेपर आपका 3 घंटे का होगा और पेपर आपका 80 नंबरों का होगा, ठीक है। जिसमें आपके जो 20 नंबर होंगे वो अलग होंगे। 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट वाले हैं और जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना वो आपका 100 में से ही बनेगा, यानी कि 80 नंबर आपके पेपर के और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के। इंटरनल असेसमेंट डिपेंड करता है आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये जो 20 नंबर है ना ये आपके स्कूल टीचर के हाथ में होते हैं। वो आपकी चाहे अटेंडेंस देख के, चाहे आपके रेगुलर जो टेस्ट होते हैं क्लास में वो देख के, या आपका जो क्लास के अंदर बिहेवियर है उसको देख के, उसके हिसाब से देता है, ठीक है। तो ये 20 नंबर आपके टीचर के हाथ में होते हैं और जो 80 नंबर है वो आपके हाथ में होते हैं। क्लियर। तो टोटल जो रिजल्ट है वो आपका 100 नंबर में से बनता है। आइए चीज समझ। और पेपर आपका 3 घंटे का होगा। अब जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं वो सबसे पहले मैं आपको डिलीटेड सिलेबस बताऊंगा, ताकि आपको पहले चीजें पता चल जाए कि क्या क्या सिलेबस में नहीं आने वाला। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये या तो अपनी जो बुक है, हिंदी की बुक है, उसके अंदर मार्क कर लेना, या आपकी जो हिंदी की फेयर नोटबुक है ना उसके लास्ट पेज पे ये सिलेबस सारा का सारा नोट कर लेना, क्योंकि बार बार तो आप वीडियो को देखोगे नहीं, राइट। एक बार देखो, उसको नोट करो, ताकि बार बार आपको सिलेबस देखने के लिए मेरी वीडियो ना देखनी पड़े। आई चीज समझ। तो सबसे पहले मैं आपको क्षितिज के चैप्टर्स बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके कट हुए हैं। ये आपकी क्षितिज बुक के हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 2 चैप्टर कट हुए हैं। एक तो है स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन, एक तो आपका ये चैप्टर कट हो चुका है, यानी कि ये चैप्टर आपको नहीं करना। दूसरा है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आपकी क्षितिज बुक में ये 2 चैप्टर आपके कट हो चुके हैं। क्लियर। फिर आता है आपका क्षितिज की पोएम। तो अब मैं आपको पोएम और बता देता हूं कि आपकी कौन कौन सी पोएम कट हुई है। तो आपकी टोटल 3 पोएम कट हुई हैं। एक तो है सवैया कवित, दूसरी है छाया मत छूना, तीसरी है कन्यादान। तो आपकी ये 3 पोएम कट हो गई और वो 2 चैप्टर कट हो गए। तो क्षितिज में आपकी टोटल 5 चीजें कट हो चुकी हैं, 3 पोएम और 2 चैप्टर। आइए चीज समझ। तो ये आपको नहीं करना। फिर आती है आपकी सेकंड बुक जो कि है कृतिका, जो कि बिल्कुल ही पतली वाली बुक होती है। मेरे को तो आज भी याद है जब मैंने 10th की थी, बहुत ही पतली सी बुक होती है ना। तो उसके अंदर आपके 2 चैप्टर कट हो चुके हैं। एक है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, अरे कैसे कैसे नाम रख देते हैं। तो एक तो ये चैप्टर कट है। दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। ये 2 आपके चैप्टर कट हो चुके हैं। जॉर्ज पंचम की नाक मेरे को आज भी याद है, ये हमने बहुत ही मतलब डीपली पढ़ा था ये चैप्टर, और इसमें से ना एक क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था। लेकिन आपको ये चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके कट हो चुके हैं। तो टोटल आपकी 7 चीजें कट हो चुकी है, 5 आपकी क्षितिज में से और 2 आपकी कृतिका में से। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कट हुई हैं, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि इनके अलावा सिलेबस आपको पढ़ना है। अब मैं आपको ना पेपर का पैटर्न बता देता हूं कि पेपर आपका किस तरीके से आएगा। तो जो आपका पेपर है ना वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट मतलब हिंदी में पार्ट को खंड बोलते हैं, ठीक है। मेरे को भी पहले नहीं पता था, अब मेरे को पता चला। तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा और जो पहला पार्ट है वो आपका एमसीक्यू वाला होगा और जो दूसरा पार्ट है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। मैंने आपको बताया था पेपर टोटल 80 नंबर का है, तो 80 नंबर आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। 40-40 40 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 40 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जैसे आपको सारे क्वेश्चन लिखने नहीं पड़ते, जैसे पत्र हो गया या आपके ऐसे हो गया या क्वेश्चन के आंसर हो गए, वो चीज
डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको लिखना पड़े, एमसीक्यू जिसमें आपको बस टिक करना पड़े। तो 40 नंबर के एमसीक्यू, 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गए आपके पेपर के 2 पार्ट। तो पहले पार्ट में आपकी क्या क्या चीजें आएगी वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको पेपर में 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक होता है अपठित गद्यांश। गद्यांश मतलब एक पैराग्राफ होगा और वो अनसीन पैसेज बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो होगा। यानी कि वो एक ऐसा पैराग्राफ दिया मिलेगा आपको जो आपने कभी भी पढ़ नहीं रखा होगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद आपने पढ़ रखा होगा, जो कि आपका 250 शब्दों का होगा, यानी कि 250 वर्ड्स का होगा। और उस पैराग्राफ से आपके टोटल 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और हर एमसीक्यू एक एक नंबर का होगा। तो अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज में से 5 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, और उसी के साथ आपका एक अपठित काव्यांश भी आएगा, यानी कि अनसीन पोएम आएगी। तो एक अनसीन पैराग्राफ आएगा, एक अनसीन पोएम आएगी, दोनों से आपके 5-5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और हर एमसीक्यू आपका एक एक नंबर का होगा। तो टोटल हो गया आपका 10 मार्क्स। आइए जी समझ। तो 10 मार्क्स के आपके ये आ जाएंगे, ये 2 चीज आएंगी। इसके बाद आता है व्याकरण, और व्याकरण में भी देखो आपकी बहुत सारी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 20 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, वैसे मैं 10 क्यों दिखा रहा हूं। तो टोटल आपके 20 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 16 करने हैं। क्लियर। तो आपके एमसीक्यू किस किस टॉपिक से होंगे देखो। पहला होगा उपसर्ग प्रत्यय से। उपसर्ग प्रत्यय से आपके 5 एमसीक्यू होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 4 का आंसर देना है। जो आपके बेटर आते हैं ना, जो आपको अच्छे से आते हैं, सिर्फ आप उन्हीं 4 को कर लेना, एक आप छोड़ सकते हो। उसी तरीके से 5 आपके समास में से पूछे जाएंगे, 5 आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद यहां से आएंगे, और 5 आपके अलंकार में से पूछे जाएंगे। तो हर एक टॉपिक में से 5-5 हो गए, तो टोटल हो गए 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और हर एक टॉपिक से आपको 4-4 करने, यानी कि आपको 16 करने। तो पूछे जाएंगे 20 एमसीक्यू, करने आपको 16 है, और हर टॉपिक में एक एक एमसीक्यू की छूट है। आइए चीज समझ। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं अलंकार में से कौन कौन से अलंकार आएंगे एक्चुअली। वैसे आपको मैंने बताया अलंकार में से 5 एमसीक्यू आएंगे, उसमें से आपको 4 करने, लेकिन कौन से अलंकार आएंगे। तो 2 टाइप के अलंकार होते हैं आपके। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास और यमक अलंकार, ये 2 अलंकार करने हैं। अर्थालंकार में से आपको उपमा और रूपक अलंकार करने हैं। तो ये बस आपको 4 अलंकार करने हैं। इसके अलावा जो भी अलंकार है वो आपके सिलेबस से कट है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका गद्य खंड। गद्य खंड में मतलब, गद्य का मतलब होता है पैराग्राफ, और लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ होगा ना, ये आपका सीन पैसेज होगा। पहले मैंने आपको बताया था अनसीन पैसेज आएगा, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक सीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज मतलब जो आपने देख रखा होगा, जो आपने पढ़ रखा होगा, यानी कि ये वो पैसेज होगा जो आपकी बुक के जो चैप्टर है ना, उसमें से किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ उठा के आपको दे देंगे, और उस पैराग्राफ में से आपके टोटल 7 एमसीक्यू आएंगे। और एक एमसीक्यू कौन सा आएगा मैं आपको आज ही बता देता हूं। एक एमसीक्यू में आपको उस पैराग्राफ से उस चैप्टर का नाम भी पूछेंगे, और उस चैप्टर का जो राइटर है उसका नाम पूछा जाएगा। तो प्लीज आप एक काम करना, आपकी जो भी बुक है ना, क्षितिज और कृतिका है, उसमें आप कवि और लेखक इनके नाम याद करके लेके जाना। जब मैं 10th क्लास में था तब पता है हम क्या करते थे, हम है ना जो लेखक है और जो कवि है ना, उनके नाम याद नहीं होते, क्योंकि इतने सारी पोएम होती हैं, इतने सारे चैप्टर होते, तो याद नहीं होते। तो हम है ना लिख के ले जाते थे। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये लिख के लेके जाओ, आप याद ही कर लेना, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीजों को याद करना। तो समझ गए ना। एक आपका सीन पैसेज आएगा जो आपके चैप्टर में से होगा, एक पैराग्राफ उठा के दे देंगे, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से एक एमसीक्यू होता है कि वो जो पैराग्राफ है वो कौन से चैप्टर से है, एंड उसका जो राइटर है वो कौन है। आइए चीज समझ। तो 7 नंबर का आपका गद्य खंड है, और उसी के साथ आपका 7 नंबर का काव्य खंड है। काव्य खंड मतलब एक पोएम होगी, उस पोएम का कोई भी एक स्टैंजा उठा लेंगे, या पैराग्राफ तो नहीं होता पोएम में, स्टैंजा होता है। ठीक है, 4 लाइन का, 8 लाइन का, देख वो अब मतलब किसी भी टाइप का दे सकते हैं। एक पोएम होगा, उसका कोई भी बीच का एक पार्ट उठा के आपका एग्जाम में वो दे देंगे, और सिर्फ उस एक स्टैंजा से आपके टोटल 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और एक एमसीक्यू कौन सा होने वाला है कि इस कविता का नाम बताओ और इसके कवि का नाम भी बताओ। आइए चीज समझ। तो आपको हर चैप्टर का जो लेखक है या जो हर पोएम का जो कवि है वो आपको याद करके जाना है। क्लियर। इसके बाद आता है आपका पार्ट 2। तो ये तो हो गया पार्ट 1 जिसमें सारे के सारे आपके एमसीक्यू थे। लेकिन अब आता है आपका पार्ट 2 जो कि है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इसमें आपको पेन घिसाना पड़ेगा, अपना हाथों से लिखना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो इसमें आते हैं आपके क्वेश्चंस। अब आपने क्षितिज और कृतिका बुक पढ़ी है, पूरे साल से क्वेश्चंस रटोगे आप,
तो सिंपल सी बात है वो लिखने भी पड़ेंगे, तो वो आपके पार्ट 2 के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले पार्ट में आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्षितिज के चैप्टर से, ठीक है। जो क्षितिज के चैप्टर हैं उसमें से आपके उन चैप्टर में से 4 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 या 4 लाइन का आंसर लिखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, लेकिन जो 4 क्वेश्चन पूछे गए ना उनमें एक चॉइस होगी। 4 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो टोटल 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर आता है आपका जो क्षितिज है उसकी जो पोएम है ना, उनमें से भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करने आपको 3 है, क्लियर। तो ये भी 6 नंबर के हो गए। तो 3 क्वेश्चन आपको चैप्टर में से करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको पोएम में से करने हैं, और दोनों में, चैप्टर और पोएम में, दोनों में एक एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। आई चीज समझ। फिर आती है आपकी कृतिका, और कृतिका में से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वैसे तो आपको पता होगा कृतिका जो बुक है ना उसके अंदर जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बड़े हैं, हालांकि बुक बहुत पतली है लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से सिर्फ आपको 2 करने हैं, हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो 2 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल हो गए 8 नंबर का जो पेपर है वो आपकी कृतिका बुक से बनेगा। क्लियर गाइज। इसके बाद आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब इसमें आपके ऐसे, लेटर, ईमेल, संवाद, सूचना, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आपसे पूछी जाएगी, और सबसे ज्यादा पूरे पेपर का जो टाइमिंग है ना वो इनमें जाता है। तो मैं आपको एक मतलब एडवाइस देना चाहूंगा, आप पेपर स्टार्ट करो ना, आप पहले तो पहला पार्ट पूरा करना है जो एमसीक्यू वाला होता है, वो होते ही आप बुक के क्वेश्चन आंसर मत करना। सबसे पहले ना आप राइटिंग सेक्शन पे कूद जाना, सबसे पहले आप राइटिंग सेक्शन करना, क्योंकि इनमें ना बहुत टाइम लगता है। और जब आपका क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप पेपर करते हो, आपका मान लो 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे हो चुके, और आपको पता चलता है कि यार 2 घंटे में तो बस मेरा इतना ही हुआ है, मेरा पूरा राइटिंग सेक्शन बचा हुआ है, तो ना एक थोड़ा सा ना हेजिटेशन हो जाती है, नर्वसनेस होने लग जाती है। मेरे को होती थी, ठीक है, मेरे को लगता है आपको भी होती होगी। तो आप एक काम करना, पहले ही राइटिंग सेक्शन को निपटा लेना। राइटिंग सेक्शन निपटने से ना क्या होता है, एक मेंटली आदमी को स्टेबिलिटी मिलती है, थोड़ा सा ना मतलब घबराहट कम हो जाती है कि यार मेरा राइटिंग सेक्शन जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो तो मेरा हो चुका। फिर आप आराम से अपने क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट में टाइम कम है और आप मतलब राइटिंग सेक्शन आपका बचा हुआ है, तो क्या होता है आप जल्दबाजी करते हो, जिसमें राइटिंग खराब होती है, आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हो। क्योंकि ये जो चीजें होती है ये आपकी थोड़ी सी लेंथी, पेज भरने वाली चीजें होती हैं, समझ रहे हो ना। और आप इनमें पेज नहीं भरोगे टाइम की वजह से, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, पहले पहला पार्ट पूरा करना, यानी कि खंड ए बोलते ना, खंड ए पूरा करना, यानी कि फर्स्ट पार्ट पूरा करना एमसीक्यू वाला। उसके बाद जब आपका सेकंड पार्ट आ जाए तो सबसे पहले आप राइटिंग सेक्शन करना, क्वेश्चंस बाद में करना, राइटिंग सेक्शन पहले करना। आई चीज समझ। तो अब मैं आपको राइटिंग सेक्शन का बता देता हूं, राइटिंग सेक्शन में से किस तरीके से आपका पेपर बनेगा। तो इसमें आपके देखो 3 ऐसे पूछे जाएंगे जिनमें से आपको एक करना है, और उसमें आपको सिर्फ 120 वर्ड लिखने। 120 वर्ड मैं बताऊं तो आपको 2 पेज भरने हैं, ठीक है। जैसे एक पेज हो गया ये, ठीक है, मान लो ये पेज है, तो इसका ये साइड भी भरना है और ये साइड भी, इसको 2 बोलते हैं, ठीक है। इतना भर दोगे, आपका 6 नंबर का ही तो है, तो अगर आप दोनों साइड भर दोगे ना शीट की, तो वो एनफ है। आई चीज समझ। तो 3 ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एक करना है, तो आपकी 2 की चॉइस हो गई, क्लियर। फिर आता है आपका एक लेटर पूछा जाएगा, उसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी, और वो लेटर आपका 5 नंबर का होगा। फिर आपको एक लघु कथा या फिर एक ईमेल, इन दोनों में आपकी एक चॉइस होगी। या तो आप शॉर्ट स्टोरी लिखो, लघु कथा मतलब शॉर्ट स्टोरी, या तो आप शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो या आप ईमेल लिख सकते हो, इनमें से आपकी एक चॉइस होगी। मैं आपको बताऊं तो एक काम करना, आप लघु कथा लिखना। लघु कथा में क्या होता है, वो स्टोरी होती है, तो आप बना सकते हो अपनी तरफ से। ईमेल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें है ना दिमाग में लेके चलनी पड़ती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में ना ज्यादा चीजें दिमाग में नहीं लेनी पड़ती। उसमें क्या होता है, स्टोरी होती है, वो आप खुद बना सकते हो, राइट। और ये वाला जो सेक्शन होगा, शॉर्ट स्टोरी या फिर ईमेल, इनमें से कुछ भी करो, ये दोनों आपके 5 नंबर के होंगे, जिनमें से आपको एक करना है, या तो शॉर्ट स्टोरी या ईमेल, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट चीज, जो कि है एक संवाद लेखन। संवाद मतलब कम्युनिकेशन, हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो हमारे आपस में क्या बातें हो रही है वो लिखनी होती है, संवाद लेखन। या फिर आप एक सूचना लेखन, यानी कि नोटिस। सूचना लेखन नहीं होता, आपका नोटिस बोर्ड होता है स्कूल में, जब आपको कुछ भी सूचना यानी कि कुछ भी चीजें बतानी होती है तो नोटिस बोर्ड पे लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सूचना लेखन हिंदी की भाषा में। तो आप या तो संवाद लेखन करो या आप सूचना लेखन करो, वो आपके चॉइस है, और ये आपका 4 नंबर का आएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका राइटिंग सेक्शन,
और पूरा पेपर में जो सबसे मैक्सिमम टाइम आपका वेस्ट होने वाला है ना, वो इसी सेक्शन में होगा। तो प्लीज इसको अच्छे से करना। तो ये आपका यहाँ पे हिंदी का जो पेपर का पैटर्न है वो पूरा होता है। अब मैं आप सबके लिए ना एक गिफ्ट लेके आया हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए रिप्रोडक्शन के हैंड रिटन नोट्स लेके आया हूँ। और सिर्फ आपके रिप्रोडक्शन के नोट्स नहीं है, इसके साथ आपको हेरिडिटी के नोट्स भी मिलेंगे, इसके साथ आपको एनवायरमेंट चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे। हालांकि ये मैं आपको हिंदी के सिलेबस में साइंस की चीजें बता रहा हूँ, लेकिन ये नोट्स है ना वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है और ये कंप्लीटली फ्री है। तो आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इन नोट्स में से पढ़ोगे ना तो आपको बुक में ये चैप्टर, साइंस वाले चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ मैंने इन 3 चैप्टर के नोट्स नहीं बनाए, मैंने पूरी साइंस के नोट्स बना रखे हैं और वो कंप्लीटली फ्री है। कहां से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इन नोट्स को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है मेरे से बातें करनी है, तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, इस पे आप मेरे को मैसेज करके मेरे से चीजें पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे से वहां पे जुड़े हुए हैं एंड बहुत सारी चीजें मेरे से पूछते हैं और मैं उनके डाउट भी सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड अगर फॉलो करना चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा। ओके गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक तो यहीं पे कर देना और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी हमारे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, तो आप मेरे को वहां पे फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने पूरा सिलेबस थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। होप करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं आपका कमेंट देख के उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। बाय।